पढ़ना स्टार्ट करें। कल एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था परसों वाला, आज एक नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। कल क्या कंप्लीट हुआ था देखना, कौन सा पांचवा था, छठा, आज फिर फोर्थ कर लेते हैं। फोर्थ पे आ जाओ। वैदिकोत्तर काल में हरियाणा, फोर्थ चैप्टर है ये। वैदिकोत्तर काल में हरियाणा। क्या वैदिक पीरियड में हमारी कोई इंपॉर्टेंस थी? क्या इंपॉर्टेंस थी हमारी वैदिक काल की? अगर देखें तो बसावट किसके आसपास थी? नदी। और हमारे यहाँ कौन सी नदी है? सरस्वती। तो क्या वैदिक काल में हमारे यहाँ लोगों की बसावट रही होगी? इसको कहा गया देवकृत योनि। यही कहते हैं भगवानों का जन्म हुआ। और हरियाणा में तो इम्पोर्टेंट नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट माते तमाम सरस्वती नदी की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। कहते हैं जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ का मतलब यहाँ बड़ी बड़ी चीजें। कल हमने पुष्यभूति वगैरह पढ़ा था ना, गुजर, यानी हम लोगों ने 600 के हेर फेर से और लगभग 1200 तक का, क्योंकि 1192 93 भी पढ़ लिया था, 92 तक का इतना इतिहास देखा था 2 दिन। आज इससे पुरानी बात करेंगे, 600 से पुरानी। आप सब जानते हो आपके यहाँ पर मौर्य हुए हैं। मौर्य पता है? इनके बीच में एक काल आया था मौर्योत्तर काल, फिर आया गुप्त काल और फिर आया गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल, मौर्य काल, इनके बीच का जो काल था ना मौर्योत्तर, थोड़ी सी वॉइस में आज भी थोड़ी सी साउंड तेज है। मौर्यों में 3 नाम आपको पता होंगे। एक चंद्रगुप्त, इसका बेटा बिंदुसार, इसका बेटा अशोक। अशोक का टीला भी है ना तुम्हारे यहाँ? एक स्तूप बनवाया था इसने, कहाँ का? यमुना नगर, जगाधरी का। हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है। अशोक किसका पोता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। इनके बाद हरियाणा में, ये भी हमने पढ़ा था कि हम लोग जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी हरियाणा का एक हिस्सा इनके अधीन रहा था। फिर याद करो, गुप्त में हमने कल ही परसों पढ़ा था समुद्रगुप्त, जिसकी सिक्के, जिसकी मुद्राएं मिली थी हरियाणा में। फिर हमने पढ़ा, ये 2 इलाके थे, मीता था दीवानी और जगाधरी, हर्षकालीन मुद्राएं, सब पढ़ा। इनके बीच का पढ़ लिया। अब ये पढ़ना है, ये वाला अशोक के बाद का, ये मतलब मौर्योत्तर के बाद तो अशोक के बाद का काल। जब ये इससे भी थोड़ा पहले एक बार चल के देखें, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा था बिल्कुल स्टार्टिंग, तो इसने जिस साम्राज्य की स्थापना की वो कहाँ से स्टार्ट किया था? इसने पंजाब। चंद्रगुप्त मौर्य किसका दुश्मन था याद करना? मगध का। मगध में कौन था? धनानंद। और पूरे भारत को एक बनाने में किसने? चाणक्य, जो कि किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चाणक्य ने पहली पकड़ जो बनाई ना मजबूत मगध से पहले, वो पंजाब पे बनाई। आप पंजाब का हिस्सा थे, आज का नहीं, पाकिस्तान का पंजाब भी था। इसका मतलब आपके ऊपर किसका प्रभाव रहा होगा? मौर्यों का। और इसी मौर्य प्रभाव के चलते पंजाब से लेके जो यूपी बिहार तक की बेल्ट है, इस सब पे असर दिखाया मौर्य ने। और मौर्य पूरे भारत का, पहले अखंड भारत का राजा बना, तो पंजाब हरियाणा का भी पहला बड़ा राजा कौन कहलाया? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद अशोक ने और प्रॉपर्टी बढ़ाई, तो उसका बहुत ध्यान तो नहीं रहा, लेकिन आप अशोक के टाइम तक भी यहाँ खूब आवाजाही लोगों की थी। इनके बाद जब एक दौर आया, ये घटनाएं तुम्हें अगर पता हो 232 ईसा पूर्व की हैं, जब कौन मर गया था? अशोक। और इसके बाद अशोक के टाइम में एक धर्म बहुत आगे आया, बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म ने कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, ऐसा फील करते थे सनातन धर्म वाले। और शायद इसीलिए एक आदमी था जिसने कि बौद्ध धर्म को खत्म करना अपना टारगेट बना लिया, जिसका नाम था शुंग। क्या नाम था इसका? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र, ये टिपिकल ब्राह्मण, और बहुत ज्यादा इसको फील हुआ कि ब्राह्मण धर्म का तो खात्मा ही कर दिया इस बौद्ध धर्म ने, क्योंकि राजा महाराजा सब बौद्ध के पीछे पड़ गए। शुंग काल में, यानी कौन सी शताब्दी हुई ये? लगभग 2nd ईसा पूर्व। अगर हम 0 माने तो याद करो 1500 से 1000 वैदिक काल, फिर 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल, फिर 600 के बाद ये 300 के आसपास सारा कौन सा काल आया? मौर्य।
और फिर मौर्यों के बाद कौन आए? शुंग। फिर 0 से आगे आपके यहाँ कनिष्क और ये सब आ जाएंगे। ऐसी तो है ना हिस्ट्री। हिस्ट्री आनी बहुत जरूरी है किसी भी जगह के पूरी बातचीत को समझने के लिए। तो सेकेंड बिफोर क्राइस्ट, यानी इससे लगभग 200 साल पहले आपके यहाँ एक वंश था। कौन सा वंश था ये किस समुदाय को आगे बढ़ाएगा? ब्राह्मण। और शुंग वंश के टाइम में ही एक किताब भी लिखी गई थी, मनुस्मृति। मनुस्मृति। और आपको अगर याद हो, एक पाणिनि नाम के एक ऋषि हुए थे, पाणिनि। क्या लिखा था इसने? अष्टाध्यायी। किसके टाइम में लिखी थी? नंद वंश के राजा थे। नंद कहाँ का था? मगध का। तो इस अष्टाध्यायी के ऊपर एक टीका भी लिखी जाएगी जिसको नाम दिया जाएगा महाभाष्य। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। और ये किसकी है? ये है पतंजलि की। पतंजलि जो लेटर स्टेज में जाके इसी का तो है, नंद के ही तो दरबार में है। कौन सा बड़ा आदमी? पतंजलि। और पतंजलि जो है ना, इसके लिए, शुंग के लिए 2 बहुत बड़े अश्वमेध यज्ञ भी करेगा। इन सब का असर तुम्हारे ऊपर भी आएगा और तुम्हारे यहाँ भी तुम देखोगे ब्राह्मण समुदाय का उत्थान होगा, शुंग का फर्क पड़ेगा, मौर्यों का फर्क पड़ेगा। और फाइनली जाके जब ये सब कमजोर पड़ेंगे, यानी मौर्य जब कमजोर पड़े, तो ये शुंग टाइप के छुटपुट से राजा, छोटे गणराज्य बन गए। इस दौर में तुम्हारे यहाँ ये शुंग नहीं आया, लेकिन तुम्हारा हरियाणा 3 अलग अलग एरियाज में, इस तरफ यहाँ पर एक अलग तरह का राजा, यहाँ पर एक अलग गणराज्य और यहाँ एक अलग गणराज्य। क्योंकि मौर्य तो मर गए, खत्म हो गए, मौर्यों के बाद कोई ताकतवर था नहीं, तो मौर्यों की कैपिटल पर तो राज कर लिया शुंग ने, और तुम्हारा एरिया जो मौर्यों के अंडर था ये फ्री हो गया। तो यहाँ 3 तरह के लोग उभरे। इधर जो लोग उभरे ये अग्र थे। अग्रोहा के आसपास रहे होंगे। जो यहाँ उभरे वो अर्जुनायन थे, और जो यहाँ उभरे वो कुनिंद थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये 900 ईसा पूर्व में जो युद्ध हुआ था ना, 950 ईसा पूर्व में, कौन सा युद्ध था? महाभारत। उन्हीं के वंशज थे। तो महाभारत के, देखो आदमी मरते हैं, उनकी औलाद, उनके फिर कोई रिश्तेदार तो बचे ही रहते हैं ना, तो उनके बचे खुचे, क्योंकि वो फिर ताकतवर नहीं थे, तो फिर ये मौर्य आए तो चुपचाप वो बैठे रहे, छुटपुट कहीं काम करते रहे। अब जब मौर्य मर गए तो उनके वंशज फिर से वापस आ गए, और उन लोगों ने अर्जुनायन, ये अर्जुन के हैं, ये भी उन्हीं के परिवार से हैं। ये कहते हैं कि कोई वैश्य थे। और आप सबने महाराजा किसका नाम सुना है? अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन कहाँ के लोग कहते हैं? हमारी जन्मभूमि है ये, अग्रवाल कम्युनिटी कहती है। हम लोगों का जन्म स्थल क्या है? अग्र जो कि एरिया था, ये एक जाति भी थी। अग्रसेन ने इसको आगे बढ़ाया और यहीं से अग्रवाल जाति का उद्भव माना जाता है। तो ये 3 छुटपुट से गणराज्य हैं, यानी इनमें राजा बैठता है। अब ये तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया। इन्होंने टकसाल बना रखे हैं, इनके सिक्के छपते हैं, अपने एरिया में ये लीडर हैं। बाद में कहते हैं इन्हीं तीनों को साथ मिलाकर एक नई कम्युनिटी उभर गई जिसको नाम दिया गया यौधेय। कौन सी कम्युनिटी है ये? हाँ, यौधेय। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ है यौधेय, ये भी ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि हो न हो ये किसके वंशज थे? युधिष्ठिर के। और अभी हम पढ़ रहे थे ये अर्जुनायन किसके वंशज हैं? अर्जुन के। यानी ये महाभारत के बचे खुचे लोग जो ताकतवर नहीं थे पहले मौर्यों के टाइम में, अब वो उभर गए और वो सब फिर बाद में हमें यौधेयों के अंडर दिखाई दिए। ये यौधेय इस पूरी पट्टी के मालिक बनेंगे। और जब वो पहली शताब्दी आएगी ना, 0 के बाद, जब आपके यहाँ पे विदेशी फिर से आ जाएंगे, कौन से वंश के? कुषाण। और कुषाण में एक नाम आएगा विमकड़फिसेस, इसने शुरू किया था। और इसका बेटा है कनिष्क। कुजुल भी है इससे पहले, कनिष्क बड़ा नाम। ये आपके यहाँ राज करने के लिए आएगा। ये तीनों मिलके लड़ेंगे, ये सारे हैं ना, ये मिलके लड़ेंगे विमकड़फिसेस से कि भाई हमारी प्रॉपर्टी पे तू नहीं आएगा, वो कश्मीर का है, उसको तो भगा देंगे। लेकिन जब कनिष्क आएगा, बहुत प्रतापी राजा, जब ये 100 साल स्टार्टिंग के 0 के बाद 78 AD में, जैसे आज तुम 2021 में बैठे हो, कभी 1-2 साल भी तो रहे होंगे। 78 ईस्वी में जब ये राजा बनेगा, ये अपना संवत चलाएगा, उस टाइम पे आपके ये गणराज्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे और यहाँ हावी हो जाएगा। कौन सा बड़ा राजा? कनिष्क। इसीलिए आपके हरियाणा में किसके सिक्के मिलेंगे? कनिष्क के। और एक बात और भी है, कनिष्क के टाइम में
सोने की मुद्रा बनने लग गई थी, बढ़िया क्वालिटी की। और कहते हैं कि शुद्ध सोने की, प्योर गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं। तो ये प्योर गोल्ड के कॉइन्स आपके यहाँ भी मिले हैं। किसके टाइम के हैं ये? कनिष्क के। क्या ये बात समझ में आ गई? आपका हरियाणा पहले मौर्यों के अंडर था। अशोक ने, यहाँ हमने देखा, अशोक ने स्तूप का भी निर्माण करवाया, फिर वो सब मर गए। तो चुटपुट चुटपुट राजाओं में आपके यहाँ छोटे लेवल पे कुनिंद अंबाला की बेल्ट में, और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की तरफ अर्जुनायन, और हिसार की तरफ अग्र, फिर ये तीनों एक खास के अंडर आ गए जिसका नाम था यौधेय। इन सब ने मिलके कनिष्क के पिताजी को भगा दिया जिनका नाम था विमकड़फिसिस। लेकिन जब कनिष्क आया तो ये कमजोर पड़े और इसीलिए कनिष्क के सिक्के पाए गए हैं आपके हरियाणा में। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आओ पेज नंबर 27 पर। 27 पेज को देखो जरा एक बार। 27 और 28 को, पहले 28 देखो, 28 पेज पर हरियाणा और प्राचीन गणराज्य। अब तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैप में देखो, अंबाला की बेल्ट ऊपर, अंबाला, यमुनानगर, थोड़ा सा कैथल, बहुत थोड़ा सा कुरुक्षेत्र। यहाँ कुनिंद लिख लो, कुनिंद, कुनिंद। इसके बाद नीचे देखो पिंक कलर में अग्र, ये हिसार के आसपास की पूरी पट्टी, थोड़ा रोहतक, थोड़ा जींद, थोड़ा फतेहाबाद, मिल गया ये अग्र है, मतलब अग्रवाल, अग्रोहा, अग्रसेन। नीचे देखो मेवा, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर की बेल्ट, यहाँ अर्जुनायन लिख लो। ये तीन कम्युनिटी किनके कमजोर होने के बाद उभरी हैं? मौर्यों के। मौर्यों से पहले कभी युद्ध हुआ था? मौर्य कब थे ये? मौर्य जो मिलेंगे ना तुम्हें 323 के आसपास ईसा पूर्व, मतलब अभी जीरो नहीं आया, इससे पहले। और इनसे बहुत पहले 950 ईसा पूर्व में क्या हो चुका आपका? महाभारत। तो सोचो आपके यहाँ महाभारत वाले धीरे धीरे कमजोर हो गए, लेकिन हैं तो। जब ये राजपाट संभालेगा मौर्य तो कोई नहीं बोलेगा। फिर इसका बेटा बिंदुसार, फिर इसका बेटा अशोक। लेकिन जब अशोक के वंशज कमजोर होंगे तो आपके ये पुराने टाइम के लोग उठ के और तीन अलग अलग कम्युनिटी बना लेंगे, जो अभी हम मैप में देख रहे हैं। कौन कौन सी? कुनिंद, अग्र और अर्जुनायन। ठीक है, अब पिछले पेज पे आओ, 27 पेज पर। इन सबको इकट्ठे देखो एक साम्राज्य के अंडर जिसका नाम है अग्र। ये अग्र, ये सॉरी अग्र नहीं, यौधेय, यौधेय। पूरे के पूरे देखो यौधेय में आ गए। क्या इसमें अग्र आ गए? बिल्कुल, क्योंकि अग्रोहा हिसार आ गया। क्या इसमें कुनिंद भी आ गए? अंबाला आ गया। क्या इसमें ये अर्जुनायन भी आ गए? ये भी आ गए। अब ये पूरी की पूरी बेल्ट कहलाती है यौधेय। यौधेय किसके वंशज हैं? युधिष्ठिर के। इसमें देखो इनकी राजधानी दिखाई गई है प्रकृतनाग, नौरंगाबाद, भिवानी। कहते हैं इनके टाइम एक इम्पोर्टेंट डिवीजन रहा होगा रोहतक और एक सिरसा, इसलिए सिरसा और रोहतक में इनके सिक्के मिलेंगे। टकसाल मिलेगी इनकी भिवानी में और इनके सांचे मिलेंगे खोखरा। कहाँ है खोखरा कोट? रोहतक में। इनकी राजधानी काम की है प्रकृतनाग, नौरंगाबाद। एक औरंगाबाद भी है, पलवल, वो अलग शहर है। इसके बाद ये 4वीं शताब्दी में है ये। अब आ जाओ वापस पेज पर, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा तुम्हें। गणराज्यों का अभ्युदय और पतन। तुम सब जानते हो हिस्ट्री में गणराज्य थे तुम्हारे यहाँ, महाजनपद, महाजनपद। कुछ में राजतंत्र था, कुछ में गणराज्य। नाम बताना एक दो के। कितने महाजनपद थे? तुम किसका हिस्सा रहे? कुरु का। तुम्हारे आसपास एक दो के नाम बता सकते हो? पांचाल। पांचाल नरेश की तो बेटी थी पांचाली। ऐसे ही तुमने गांधार पढ़ा है, गांधारी इन्हीं की तो बेटी थी। ऐसे ही तुम लोगों ने अभी नाम सुना मगध का। ऐसे ही तुमने कल भद्र पढ़ा था, भादानक बताए थे ना। ऐसे ही राजस्थान के आसपास मत्स्य है, मत्स्य थे। और ऐसे ही एक जो ये सिकंदर था ना, सिकंदर, सिकंदर के इतिहासकार लिखते हैं एक जगह है अगस्त्यलोई, अगस्त्यलोई। कहते हैं वो हमारे अग्र को ही अगस्त्यलोई कहता था। अग्र कौन सा हमारा? अग्रोहा, हिसार। तो सिकंदर की किताब में अगस्त्यलोई करके जो शब्द है वो हरियाणा के अग्र या हरियाणा के हांसी, हिसार के लिए है। देखो अब गणराज्यों का अभ्युदय और पतन। 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों की जानकारी आपको ना बौद्धों की एक किताब से मिलती है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय।
क्या नाम है किताब का? अंगुत्तर निकाय। और एक और बता देना, एक किताब है दिव्यावदान। इन किताबों से, ये दोनों जो है ना किताबें, ये आपको, हाँ, एक तो ये बौद्ध धर्म की है और एक आपको ये इंडिया की जानकारी देती है कि कितने जनपद है यहाँ, 16। दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय भी और ये दिव्यावदान भी। चलो पहला पॉइंट पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों में कुरु राज्य ही हरियाणा था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आज इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली। बीच में जब ये युद्ध हुआ ना महाभारत का, तब इंद्रप्रस्थ इनका इंपॉर्टेंट शहर था, राजधानी इनकी हस्तिनापुर थी। देखो तुमने वो नाटक देखे, उसमें सब दिखाते हैं, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। हरियाणा की इस गणतंत्रीय व्यवस्था के संस्थापक शायद मौर्य जन थे। तो शायद है कि आपके यहाँ ये व्यवस्था किसकी देन है? मौर्यों की। मौर्यों के 3 बड़े राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अशोक का तो आपके यहाँ टीला भी मिला। महाजनपद काल पढ़ लो। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। इनका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या खत्म होने पर आ गए थे? एक काल खत्म हो गया था आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और फिर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये वैदिक काल का खात्मा था। इसको कहते हैं पूर्व वैदिक काल, इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का मतलब क्या लिखे गए थे? वेद, वेद, पुराण, महाभारत। और महाभारत का युद्ध इस एक के बीच का है, क्योंकि 950 माने या 900 माने ईसा पूर्व, इस बेल्ट में, यानी किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल। और फिर आपके यहाँ पर 323 के आसपास, बिफोर क्राइस्ट में किसकी बात कर रहे हैं? मौर्यों की। तो ये इस दौर की घटना है। फिर मौर्यों के टाइम में तो आपके यहाँ कोई नहीं बोला, लेकिन मौर्यों के मरते ही फिर आपके यहाँ अलग अलग अग्र, कुणिंद, अर्जुनायन उठ गए। ये पढ़ो आगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंडरलाइन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बौद्धों का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुरु महाजनपद में हरियाणा का कुरुक्षेत्र शामिल था। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर में कुरु महाजनपद अवस्थित था। महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। वैसे राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर आज मेरठ में है, इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली में है। यानी यूपी, दिल्ली, हरियाणा की बेल्ट थी कुरु महाजनपद। किस किताब में लिखा है ऐसा? अंगुत्तर निकाय। किस धर्म की है? बौद्ध धर्म। मौर्य का अभ्युदय पढ़ लो। 324 के पास 23 भी लिख लो, 23-24 ईसा पूर्व में हरियाणा और पंजाब का राजा बनने पर चंद्रगुप्त मौर्य पूर्व की ओर बढ़ा, बिहार की तरफ। धीरे धीरे मगध की ओर जाकर मगध के शासक धनानंद का विनाश किया। तो इसने सबसे पहले अपनी जो छोटी सी एक आर्मी बनाई, वो कहाँ बनाई? पंजाब में। तब पंजाब मतलब पाकिस्तान का, आपका और हरियाणा, ये पूरा इलाका। थानेसर अथवा थानेश्वर में अशोक ने, ये काम का पॉइंट है, टिक कर लो। थानेसर अथवा थानेश्वर में अशोक ने एक महत्वपूर्ण स्तूप का भी निर्माण करवाया, जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे। तो पूछेंगे अशोक का स्तूप कहाँ बनाया गया हरियाणा में? हाँ, कहाँ बनाया गया? यमुनानगर में। ठीक है, आगे देखना, कुरुक्षेत्र में है, यमुनानगर में तो जगाधरी, बिल्कुल वहां भी है। यहाँ लिख लो केयू। उस टाइम ये अलग अलग नहीं थे, आज यमुनानगर बन गया, तब तो कुरुक्षेत्र था सारा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, जिसके अधीन हरियाणा का क्षेत्र भी शामिल था। अंबाला में से टोपरा स्तंभ लेख से प्राप्त है। तुम सबको पता होना चाहिए, 2 बड़े बड़े स्तंभ लेख। ये जो अशोक था ना, इसने बहुत युद्ध किए, बस 8 साल। ये राजा बना 269 ईसा पूर्व में। वैसे 273 में भी बन गया था, पर 4 साल अपने भाइयों को ही मारता रहा, बाहर नहीं लड़ा। यहाँ बाहर लड़ना स्टार्ट हुआ और 261 तक जितना लड़ लिया। 8 साल इसने बहुत भयानक मारकाट मचाई पूरे भारत में, और सबने इसकी अधीनता मान ली। लेकिन फिर आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कलिंग युद्ध, और कलिंग युद्ध दाया नदी के किनारे हुआ था। ये पूरी नदी लाल बन गई थी, इतना खून बहा, 1-1.5 लाख लोग मारे गए, 1-1.5 लाख लोग घायल हुए। वहां से इसका मन बदला और इसने कहा अब मैं सिर्फ और सिर्फ पैसा धर्म के काम पे खर्च करूंगा। और कौन से धर्म का अनुयायी बन गया? इसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसने स्तूप बनाए, बहुत सारे विहार बनाए और स्तंभ लेख लिखवाए चट्टानों पे। तो इसी सीरीज में आपके यहाँ भी कह रहे हैं कि एक तो टोपरा का जिक्र करेंगे। टोपरा, ये टोपरा क्या था? अंबाला में
अंबाला में एक लोहे का खंबा जिसके ऊपर मतलब देखने में बहुत सुंदर था, तो इसको और अपने आप में अद्भुत, कितना बढ़िया खंबा, यहाँ से उठवा के ले गया एक राजा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ये हिसार और ये फतेहाबाद बसाए। अंबाला से टोपरा आज यमुनानगर का इलाका है, लेकिन तब किसकी बेल्ट थी, अंबाला, और एक मेरठ से मंगवाया था। मेरठ वाला हम अभी बात नहीं कर रहे, वो इंडियन हिस्ट्री के लिए है। अपने यहाँ से ले गया। इसका मतलब ये जो खंबा था ये किसके टाइम का बनाया हुआ है, तो अभी ये कह रहे हैं अशोक ने थानेसर में एक स्तूप बनवाया, अब ये कह रहे हैं अशोक का टोपरा में एक स्तंभ भी था। इसका मतलब अशोक क्या हरियाणा में आया होगा, रहा होगा, यहाँ ये एरिया उसकी पट्टी में शामिल था, उसके एरिया में। ये दोनों प्रूफ है हमारे पास कि हरियाणा से इसका संबंध था। ये टिक कर लो। मौर्य साम्राज्य की स्थापना इसने की, तो थानेसर में अशोक ने स्तूप बनवाया, महात्मा बुद्ध के अवशेष, और चंद्रगुप्त मौर्य ने टोपरा, ये अंबाला में स्थित टोपरा स्तंभ के लेख से इनकी जानकारी मिली है। तो मौर्य साम्राज्य के दो अच्छे एग्जाम्पल जिसको माना जाए कि भाई इनका संबंध हमसे था, क्या क्या देंगे। एक तो थानेसर में स्तूप था जिसमें महात्मा बुद्ध का कोई बाल या दांत रखा था, और एक इनका ये स्तंभ जो उखाड़ के कौन ले गया, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली ले गया, लेकिन है हमारे यहाँ का, ये सब जानते हैं। अंबाला के नीचे लिख लो टोपरा, अब यमुनानगर में है, पहले अंबाला में था, अब यमुनानगर में। टोपरा स्तंभ अब अंबाला, अब यमुनानगर में है, तब कहाँ था, अंबाला। तो दो एग्जाम्पल क्या दोगे, एक टोपरा अंबाला और एक थानेसर का महात्मा बुद्ध का। यौधेय गणराज्य पे आ जाओ। मौर्य साम्राज्य के बाद यौधेय गणराज्य का आविर्भाव हुआ। मौर्यों के बाद छुटपुट से में जैसे शुंग था मगध में, ऐसे हमारे यहाँ ये यौधेय गण की स्थापना यौधेय ने की, जिसका उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व और महर्षि पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य में आयुध जीवी के रूप में, आयुध जीवी मतलब जो युद्ध के ऊपर जिंदा हो। कुछ लोगों ने इनको आंदोलन जीवी कुछ नाम दे दिया था पीछे मोदी जी ने, ऐसे आयुध जीवी जो युद्ध के ऊपर डिपेंड करते हो। तो पूछ लेंगे आयुध जीवी हरियाणा में कौन हुआ, यौधेय। किसके वंशज हैं ये, युधिष्ठिर के। किसके बाद उभरे हैं ये, मौर्यों के पतन के बाद। मौर्यों के दो बढ़िया एग्जाम्पल हमारे यहाँ, एक थानेसर में कोई स्तूप था टूट गया, और दूसरा एग्जाम्पल है टोपरा का स्तंभ। अगला टिक करो, नौरंगाबाद, अभी पढ़ रहे थे, किसकी राजधानी थी ये, इन्हीं की, प्रकृतनाथ, नौरंगाबाद, भिवानी। यहाँ लिख लो, नौरंगाबाद के पास राजधानी, इसी का नाम क्या था, प्रकृतनाथ, भिवानी में है राजधानी, प्रकृतनाथ, इसी के दो नाम है ये, भिवानी का एरिया। अंडरलाइन करना, यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में यौधयाना बहुधान्य ये लिखा है। हर राजा अपना नाम, भाई कहीं पे अशोक ने लिखवाया कि मैं क्या हूँ, क्या नाम था उसका, प्रियदर्शी, ऐसे ऐसे महाराजा धीराज, ऐसे इन्होंने अपने सिक्कों पे क्या लिखवाया, यौधयाना बहुधान्य। ये कहाँ के सिक्कों पे लिखा मिला, इनकी राजधानी कहाँ थी, प्रकृतनाथ, नौरंगाबाद, भिवानी। सिक्कों पे अब लिखते नहीं भारत सरकार या इस तरह का, ऐसे इसके पे लिखा था यौधयाना बहुधान्य। अंडरलाइन कर लो, इस गणराज्य की राजधानी प्रकृतनाथ या नौरंगाबाद, जो कहाँ पड़ेगा, भिवानी में। यौधेय कालीन सांचे खोखरा कोट से प्राप्त हुए। खोखरा कोट कहाँ है, रोहतक। बाद में यौधेयों का कुषाणों से युद्ध हुआ। कुषाण कौन, ये कनिष्क, ताकतवर इंडिया का राजा, जिसमें कुषाण राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। अब एक बार मैप पे आओ जरा, भिवानी को देखो, भिवानी में इनकी राजधानी थी, क्या नाम था, प्रकृतनाथ। भिवानी के आगे कौन सा जिला पड़ता है आज, भिवानी के आगे रोहतक। रोहतक में इनके सांचे मिले, और इनके कुछ सिक्के सोनीपत में भी मिले, और इसके ऊपर देखो जींद है ना, यहाँ भी इनके सिक्के मिले। इसका मतलब ये पूरी बेल्ट में रहते थे। राजधानी क्या थी इनकी, प्रकृतनाथ। सांचे कहाँ मिले, खोखरा कोट, और सिक्के कहाँ मिले, सोनीपत। और भी कई जगह, लेकिन सोनीपत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलो आगे पढ़ेंगे, इसमें वापस आ जाओ। तो यौधेयों का कुषाणों से युद्ध, कुषाण राजा कनिष्क ने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट करना, जूनागढ़ अभिलेख, सुना है ये नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के लिए। कौन सा अभिलेख है ये, जूनागढ़। कहाँ है ये, जूनागढ़ अभिलेख आपके गुजरात का अभिलेख है, गुजरात का अभिलेख। और खासियत ये है कि ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। किस भाषा में है ये,
इस अभिलेख में सोचो योद्धेयों की जानकारी है, कोई एक लाइन लिख दी योद्धेयों के बारे में, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रहे होंगे तभी लिखा होगा। ये टिक कर लो, जूनागढ़ अभिलेख में योद्धे गणों का उल्लेख मिलता है। यहाँ लिख लेना, गुजरात में है, संस्कृत भाषा में है, कई लोगों की जानकारी देता है जूनागढ़ वाला। तो पूछ लेंगे हरियाणा में निम्न में से किस गणराज्य की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख पर अंकित है? किसकी है? योद्धेय गणों की। नेक्स्ट टिक कर लो, इनके कुछ सिक्कों पर ब्राह्मण देव अंकित है, जो कार्तिकेय का द्योतक है। कार्तिकेय जानते हो ना? हाँ, किसका भाई है ये? गणेश का भाई, जो मोर का जिसका वाहन है। ये टिक कर लेना, कार्तिकेय का द्योतक। कार्तिकेय योद्धेय राष्ट्र का आराध्य देव था, तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों से संबंधित था। और किसकी पूजा करते थे ये? कार्तिकेय। कार्तिकेय किसका कुलगुरु या देवता थे? इन योद्धेय। योद्धेयों की राजधानी? सिक्कों के सांचे कहाँ मिले? ठीक है, अगले पेज पर आ जाओ। दोनों मैप हमने देख लिए, पेज 29 पर आना। कनिष्क, अच्छा साइड वाला रहता है, ठीक ठीक ठीक, ये तो रहता है। सेकेंड हाफ में देखो, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद जो गणतंत्रीय व्यवस्था स्थापित हुई, उसकी स्थापना में योद्धेय गणों ने सबसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। किसके मरने के बाद ये लोग ज्यादा ऊपर आए? मौर्यों के। नेक्स्ट भी टिक कर लो, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से योद्धेय शब्द का उल्लेख मिलना प्रारंभ हो जाता है पतंजलि के महाभाष्य। पतंजलि किसके दरबार में है? पुष्यभूति शुंग। शुंग हरियाणा में ज्यादा काम नहीं करेगा, वो मगध की तरफ काम करेगा। पतंजलि का महाभाष्य महाभारत में, पुराण में और बाकी प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। महाभारत तो बहुत पहले की बात है, लेकिन उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। किनका? योद्धेगण। क्योंकि युधिष्ठिर के बच्चे तो तब के ही थे ना, चाहे उनके अगली कितनी पीढ़ी बाद राज करेंगे, लेकिन जिक्र तो किया गया होगा इन किताबों में। तो पतंजलि का महाभाष्य इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ लिख लो। किसके काल की घटना है ये शुंग काल की घटना है। शुंग किसके बाद हावी हुए? मौर्यों के बाद। आपके यहाँ मौर्यों के बाद कौन आए? ये योद्धेय। फिर ये तीन कौन कौन छोटे छोटे थे? कुनिंद, अग्र, अर्जुनायन। बाद में सब मिक्स हो गए, किसमें जाके मिल गए? योद्धेय में। योद्धेय किसके वंशज हैं? युधिष्ठिर के। ऐसा कहाँ लिखा है इनके बारे में? महाभारत में, पुराने पुराणों में। तो महाभाष्य में, महाभारत पुराण में इनका उल्लेख मिलता है। योद्धेयों का राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा गणराज्य था और इसका मुख्य केंद्र हरियाणा प्रदेश था। तो पूछेंगे योद्धेयों का मुख्य प्रदेश कहाँ था? हरियाणा। राजधानी क्या बनाई? प्रकृतनाथ। सांचे कहाँ मिले? खोखरा कोट, रोहतक में। अगला टिक करो, 1834। इसको थोड़ा सा सुन लो। एक आदमी है, कैप्टन कोटले नाम है उसका। 3 आदमियों के, 2 के ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है। एक कैप्टन कोटले और एक कनिंघम। कैप्टन कोटले को ना सिक्के मिले पहली बार इन योद्धेयों के, लेकिन वो मिले यूपी में। कनिंघम को इनकी जानकारी कहाँ मिली? हरियाणा। तो अगर पूछे सबसे पहले सिक्के तो 1834 या 35 के आसपास मिले थे। कोटले को मिले थे, कहाँ मिले थे? यूपी में। इसका मतलब इनका आना जाना यूपी की तरफ भी रहा होगा। जैसे तुम्हारे यहाँ पे मेसोपोटामिया की मुद्रा नहीं मिली थी, किसके काल की? हड़प्पा। तो आइडिया लगाया कि हड़प्पा वाले विदेशी व्यापार करते थे, ऑस्ट्रेलिया साइड की चीजें मिली। ऐसे ही कोटले को हरियाणा के योद्धेयों की चीजें कहाँ मिली हैं? जाकर यूपी में। तो इसका मतलब इनकी बेल्ट यूपी तक विस्तृत थी। ये टिक कर लो। 1834 में कप्तान कोटले नामक व्यक्ति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योद्धेय गण के सिक्के प्राप्त हुए। बड़े राजा ये हरियाणा के हैं, लेकिन सिक्के इनके कहाँ तक मिले हैं? यूपी तक। सबसे पहले कनिंघम ने हरियाणा क्षेत्र में योद्धेय गण के सिक्के प्राप्त किए। हरियाणा में इनके सिक्के सबसे पहले किसने खोजे? कनिंघम। लेकिन कनिंघम से पहले सिक्के खोज लिए कोटले ने, कहाँ मिले? यूपी तक। अगला टिक करना, सोनीपत से योद्धेय सिक्कों के 2 ढेर मिले तो हर जगह से हैं, पर 2 ढेर सोनीपत से भी मिले। रोजर्स महोदय के कुछ सिक्के हांसी और खरखोदा से भी मिले। टिक करते चलो, ये पूरी बेल्ट इनकी है। अगर पूछे पहले सिक्के तो यूपी से कोटले को मिले, हरियाणा में सबसे पहले इनके सिक्के कनिंघम को मिले, सोनीपत में 2 बड़े ढेर मिले, फिर तो आगे तक फैलते गए ये हांसी खरखोदा। 1938-39 में जींद नामक गांव से योद्धेय सिक्कों का बहुत बड़ा ढेर मिला। ये सब अंग्रेजों के टाइम में चल रहा है। सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, करनाल जिले से बहुत सारे योद्धेय सिक्के प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या समझे तुम? ये 1-2 जगह था या पूरे में फैले हुए हैं? आप ये देखो, गुड़गांव की बात भी कर रहे हैं, सोनीपत की बात कर रहे हैं, करनाल की बात कर रहे हैं, इधर हिसार, सिरसा पूरे में फैले हुए थे, तो हर जगह मिले।
ठीक है। इसके बाद टिक कर लेना ये 1961 में रोहतक जिले से प्राप्त सिक्के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। इनकी टकसाल कहाँ थी? रोहतक में। पहले सिक्के कहाँ मिले? यूपी में। और उसके बाद कहाँ मिले? हरियाणा। किसने खोजे? कनिंघम। दो बड़े ढेर सोनीपत। फिर पूरी बेल्ट घूम के मिले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिक्के इनके खोखरा कोट वाले हैं, रोहतक वाले। आगे पढ़ लो। हाल ही में भिवानी जिले के नौरंगाबाद नामक स्थान पर भी ऐसी ही टकसाल मिली है। राजधानी में भी टकसाल मिली है। सांचे कहाँ मिले थे? खोखरा कोट। और टकसाल अपनी राजधानी में। याद है तुम्हें आयरलैंड का एक आदमी भी अपनी टकसाल बना के बैठा था? उसने कहाँ बनाई थी? हांसी, क्योंकि उसकी राजधानी क्या थी? हांसी। इनकी राजधानी क्या थी? प्रकृतनाथ। कहाँ है? भिवानी। इसीलिए टकसाल, टकसाल हमेशा अपने अंडर रखते हैं। तो नौरंगाबाद नामक स्थान पर ऐसी ही टकसाल मिली जहां से बहुत सारे सिक्के और सांचे प्राप्त हुए जो योद्धे इतिहास पर काफी प्रकाश डालते हैं। अगर पूछें दो बड़े ढेर तो सोनीपत, पहले सिक्के तो यूपी और हरियाणा में पहले कनिंघम ने, फिर सारे में मिले, लेकिन सांचे मेन है खोखरा कोट के और टकसाल मेन है प्रकृतनाथ की। वैसे सारे में थी सारी चीजें। मौर्य शासन के पतन के बाद लगभग संपूर्ण हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा और यूपी के कुछ भाग, पंजाब का कुछ क्षेत्र यौधेय गणराज्य के अंतर्गत आ गए। इसलिए सिक्के भी कहाँ तक मिले? यूपी तक, क्योंकि ये भी इसकी बेल्ट का हिस्सा था। यौधेयाना बहुधानक्यक मुद्राएं मौर्य काल के पतन के समय की हैं। ये कब उभर रहे थे? जब किसका पतन हो रहा था? क्योंकि वो कमजोर पड़े तब इनकी मुद्राएं निकली। तो यौधेयाना बहुधानक्यक ऐसी मुद्राओं की मौर्यकालीन लिपि से स्पष्ट होता है। यौधेयों के विशाल राज्य की राजधानी प्राकृतनाथ नगर नौरंगाबाद थी। रोहतक दूसरा प्रसिद्ध स्थान था। और रोहतक में क्या मिले फेमस? सांचे। टकसाल इनके यहाँ दो ढेर मिले सोनीपत में, कनिंघम ने हरियाणा में खोजे, कोटले ने यूपी में। आगे पढ़ लो। रोहतक दूसरा प्रसिद्ध स्थान था। शायद ये किसी बड़े प्रशासनिक डिवीजन का मुख्यालय था। आइडिया, शायद कुछ मुख्यालय रहा होगा। शायद सिरसा भी ऐसा ही नगर था। तो पूरा हरियाणा कवर किया। यौधेय गणराज्यों में कुषाण शासकों के सिक्कों का मिलना, अंडरलाइन कर लो। सिक्का जिसका चलता है इसका मतलब उसका वहां राज चला है। तो यहाँ मौर्यों के सिक्के खत्म हुए और फिर किसके मिले? यौधेय। अब यौधेयों की प्रॉपर्टी में किसके सिक्के मिल रहे हैं? कुषाण। कुषाण में विम कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कौन ताकतवर है? कनिष्क। इससे दिखेगा कि कनिष्क यहाँ तक आया। तो यौधेय गणराज्य में कुषाण शासकों के सिक्कों का मिलना यहाँ उनके शासन की विद्यमानता की पुष्टि करता है। अंडरलाइन कर लो। विम कदफिसेस कनिष्क बड़े राजा, कनिष्क सबसे बड़ा। हुविष्क और वासुदेव कमजोर पड़े, फिर दोबारा ये हावी हुए थे। विम कदफिसेस के समय यौधेय और कुषाणों में प्रबल संघर्ष हुआ। पूरी तरह यौधेयों पर अधिकार नहीं कर पाया। यानी कनिष्क के पिताजी ने कोशिश की पर यौधेयों ने उसको भगा दिया। अब पेज 29 पे आ जाओ। कनिष्क के पिताजी, कनिष्क कुषाण राजा है ना, कश्मीर तक पहुंचेगा, फिर आगे आगरा तक जाएगा, बौद्ध धर्म को बहुत मानेगा। पेज 29 में टिक करना। कनिष्क और हुविष्क का यौधेयों पर पूरा नियंत्रण रहा। तो दो कुषाणों ने हरियाणा पे कब्जा किया, यौधेयों को नीचे दबाया। कौन थे वो? कनिष्क और हुविष्क। इसके बाद आया था ये। आगे है वासुदेव नाम का इनका कनिष्क का वंशज है कोई। उसके समय यौधेयों ने न केवल हरियाणा को आजाद कराया बल्कि संपूर्ण भारत को कुषाणों के चंगुल से मुक्त करवाया। फिर कनिष्क के वंश में वासुदेव नाम का कमजोर राजा, जिससे वापस यौधेयों ने प्रॉपर्टी हासिल कर ली। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर के अनुसार, अंडरलाइन करो, यौधेयों ने ये काम कुनिंदों को साथ मिलाया। कुनिंद कहाँ के थे? अंबाला। लेकिन फिर वो कमजोर पड़ गए थे क्योंकि कौन नंबर 1 हो गए थे? यौधेय। अब दोबारा उनकी मदद ली। कुनिंद की यहाँ लिख लो अंबाला, अंबाला की बेल्ट से थे ये। अर्जुनायन कहाँ थे? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर वाली बेल्ट के। आदि अनेक पड़ोसी गणराज्यों का शक्तिशाली संघ बनाकर तो इन्होंने किसको हराया? वासुदेव। वासुदेव किसका वंशज है? कनिष्क। कनिष्क के पिताजी भी आए थे लेकिन उसको हमने भगा दिया। कौन यहाँ हावी हुआ? कनिष्क, हुविष्क। किसको फिर हमने वापस भगाया? वासुदेव। किसकी मदद ली इसने? ऊपर से कुनिंद की और नीचे से अर्जुनायन की। तो पड़ोसी गणराज्यों का शक्तिशाली संघ बनाकर। इसके बाद पढ़ लो। उपरोक्त महत्वपूर्ण घटना कुषाणों से आजादी को चिरस्थायी बनाने के लिए इस समय खास प्रकार के सिक्के चलाए जिन पर लिखा था यौधेय गणस्य जय। यौधेयों ने शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली। पहले क्या लिखते थे? यौधेयाना बहुधानक्या, ऐसा लिखा था ना कि भाई बहुत धन धान्य है यौधेयों के इलाके में। तो रोहतक और ये सारी बेल्ट इनकी थी।
अग्र पे आ जाओ। अग्र कहाँ के होंगे? अग्र अग्रोहा के होंगे। कॉमन सेंस है। अग्र कहाँ है? अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ है? हिसार। कुनिंद कहाँ थे? ऊपर की बेल्ट में। और अर्जुनायन कहाँ थे? ये किसके वंशज हैं सारे के सारे? ये वंशज हैं महाभारत के टाइम के लोगों के। इनमें ही कौन उभरा था? योधेय। बाद में योधेय कमजोर पड़ा तो किसकी मदद लेने गया? ऊपर से कुनिंद की, नीचे से अर्जुन। फिर किसको हरा दिया? वासुदेव। किसके टाइम के सिक्के यहाँ मिले हैं? कनिष्क के टाइम। इसका मतलब कनिष्क के टाइम में आपके यहाँ के राजा कमजोर थे, तभी उनके सिक्के चले। अग्रगण राज्य पर आ जाओ। बरवाला और अग्रोहा। अग्रोहा कहाँ पड़ेगा? हिसार से प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित होता है कि हिसार में अग्रगण राज्य था। जैसे उस टाइम पे किसी ने अगर किताब नहीं भी लिखी तो सिक्के बताते हैं कि किसका राज चल, क्योंकि जिसका सिक्का चलता है उसका राज चलता है। जिसकी राजधानी अग्रोदक थी, टिक कर लो, राजधानी अग्रोदक या अग्रोहा थी। अग्रोहा का ही नाम क्या है? अग्रोदक। इस गणराज्य का राजा अग्रसेन था। भारत की वैश्य जाति, वैश्य मतलब व्यापारी, अग्रवाल इसी नगर को अपना उद्गम स्थल मानती है। अग्र गणराज्य के सिक्के अग्रोहा से मिले तो अग्रमेर महाराजा अग्रसेन, अग्रवाल समाज, अग्रोहा, और कहाँ के हैं ये? हिसार, आज का हिसार। इसका उल्लेख अष्टाध्यायी ने किया। अष्टाध्यायी किताब है, किसने लिखी है? अष्टाध्यायी में पाणिनि ने। ये बहुत पहले किसके टाइम में लिखी गई? तब नंद था, नंद, यानी मौर्यों से भी पहले की बात है। लिख लो यहाँ, पाणिनि ऋषि। तब तक मौर्य भी नहीं आए थे जब ये किताब लिखी गई थी। आगे पढ़ लो। बोधायन के स्रोत सूत्र, पतंजलि के महाभाष्य। टिक करना, पतंजलि। ये पतंजलि पता है किसको अपना गुरु मानता है? पाणिनि को। आप ध्यान से सुनो, एक बहुत बड़े ऋषि हुए पाणिनि। इन्होंने संस्कृत व्याकरण की किताब लिखी। इससे पहले व्याकरण की कोई किताब नहीं थी। ग्रामर की पहली बुक किस भाषा की लिखी गई है? संस्कृत। तुम्हारे यहाँ बोलते ही संस्कृत थे। इसकी पहली किताब में 8 चैप्टर थे, तो नाम क्या दे दिया? अष्टाध्यायी, 8 अध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत की पहली व्याकरण की किताब है। इससे पहले व्याकरण नाम की कोई किताब नहीं थी। किस ऋषि ने लिखी है? पाणिनि। जब इसने लिखी ना, तब तक अशोक वशोक के दादा भी नहीं आए थे, क्योंकि ये नंद का टाइम था। मगध जब बहुत बड़ा महाजनपद था तब की घटना है, जब 16 महाजनपद थे ना, और कोई ऐसा नहीं था कि कौन इंडिया बनाएगा। तब उस टाइम पर मगध में नंद वंश का राजा राज कर रहा था, जिसके टाइम में एक ऋषि हुआ और उसने फिर एक किताब लिखी जिसमें कितने चैप्टर थे? 8। ऐसे ही याद है, हर्षचरित में भी 8 ही चैप्टर थे। ये लेकिन संस्कृत की व्याकरण है। फिर सोचो, इसके बाद मौर्य आए। मौर्य के बाद कितना लंबा उनका इतिहास चला, क्योंकि इसके अशोक के मरने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक चलते रहे। फिर ये बीच में शुंग और ये सब आए। फाइनली जाके एक और आदमी है जिसका नाम क्या है? पतंजलि। ये भी एक ऋषि है और ये जो किताब लिखेगा उसका नाम है महाभाष्य। अब ये ब्राह्मण है, टिपिकल ब्राह्मण, तो जो इसको इम्पोर्टेंस देगा वो आदमी भी टिपिकल ब्राह्मण होगा। वो कौन से वंश का है? शुंग वंश का। शुंग वंश ब्राह्मणों के चरमोत्कर्ष का काल था आपके इंडिया के इतिहास में। ये 2री शताब्दी की घटनाएं हैं, 2nd ईसा पूर्व में। तो आप ये ले लो, लगा लो 0 से और लगभग 200 साल पहले जो कुछ चल रहा था। 200 साल अभी रहते हैं 0 आने में। तब पतंजलि नाम का एक ऋषि हुआ। इस पतंजलि ने अपना गुरु इतने पुराने आदमी को मान लिया जिसको इसने देखा भी नहीं था। तो पतंजलि ने अपना गुरु किसको बताया? पाणिनि। कि भाई मैं उनकी बड़ी अच्छी, जैसे मान लो अब हम हैं, हम एपीजे को अपना गुरु मान ले। हमने आज, चलो आज तो हम लोगों ने फिर भी देखा, आज से 50 साल बाद कोई एपीजे को पढ़े और वो कहे यार मैं इसको अपना गुरु मानता हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, तो वो जिंदा तो नहीं है लेकिन गुरु तो मान ही सकते हैं। पाणिनि मर चुके हैं, लेकिन पाणिनि को अपना गुरु किसने बना लिया? उनकी किताब पढ़ी। कौन सी किताब थी? अष्टाध्यायी। इस पे टीका लिखी, किस नाम से? महाभाष्य। तो अपने गुरु की किताब पे एक किताब लिखी है, गुरु की किताब पे। कौन है ये 2 आदमी? एक पाणिनि, एक पतंजलि। पहले पाणिनि हुआ, ये गुरु है, इसको अपना गुरु माना है। बहुत बाद में आने वाले एक आदमी ने, जिसका नाम है पतंजलि। ये तब था जब मगध एक महाजनपद था, इंडिया नहीं था, इंडिया बाद में बनेगा। और ये तब है जब इंडिया का मौर्य छिन्न भिन्न हो गए और शुंग काल में, ब्राह्मणों के उत्कर्ष के काल में ये एक ऋषि हुए। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब ये दोनों आपके हरियाणा का जिक्र करते हैं। देखो इसमें आगे क्या बता रहे हैं ये। तो ये इसका उल्लेख अष्टाध्यायी, किसकी है अष्टाध्यायी?
पाणिनि पहले है या बाद में? बाद में कौन है? पतंजलि। वो किताब पढ़ेगा और उस पर टीका लिखेगा महाभाष्य। ये टिक कर लो, अष्टाध्यायी लिख लो पाणिनि, फिर आगे टिक कर लो पतंजलि के महाभाष्य। तो दोनों गुरु चेला है। ये गुरु कौन है इनमें से और चेला कौन है? पतंजलि। पतंजलि ने नहीं देखा पाणिनि को, बस वैसे ही गुरु मान लिया। महाभाष्य में भी मिलता है। तो हमारे यहाँ का अग्र का उल्लेख है पाणिनि टीचर की किताब में भी और चेले की किताब में भी। कौन से इलाके का? हमारे अग्रोहा यानी हिसार का। इस गणराज्य पर महाराजा अग्रसेन का शासन था। योद्धेयों की तरह हरियाणा का दूसरा प्रसिद्ध गणराज्य किसका था? अग्रों का। अग्र। तो अग्र कौन से दो बड़ी किताबों में नाम आया? पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य में हमारा जिक्र आया। नेक्स्ट करना, योद्धे ये हो गया। सबसे पहले अग्रों के 10 सिक्के मिले। अग्रों के कितने सिक्के मिले? 10। फिर बाद में ढेर मिले। 9 अंग्रेजों ने ढूंढे और अपने संग्रहालय में ले गए। मैंने आपको कई बार बताया, आपकी बहुत कीमती चीजें किसके संग्रहालय में रखी हैं? ब्रिटिश। राजा तुम्हारे, सिक्के तुम्हारे, किताबें तुम्हारी रखी हैं अंग्रेजों के पास। अंग्रेज बड़े चालाक। अंग्रेज ऐसे ही आगे नहीं निकले। अंग्रेजों ने अपने वंशजों को, जो उनकी पीढ़ी आई ना, उनको पूरे वर्ल्ड के इतिहास से परिचित कराया। दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं अंग्रेज, आज से नहीं सदियों से। सोचो हमारे देश में चीजें निकल रही हैं। 1834 में अगर कोई सिक्का निकला तो वो इंडिया का होना चाहिए ना, लेकिन क्योंकि BEIC राज कर रही है, एक कंपनी, अभी अंग्रेजी सरकार भी नहीं है, ये भी कॉन्शियस है और सिक्के अपने देश में ले गए और अपने म्यूजियम में रखवा दिए। इसका मतलब इन लोगों को बहुत पहले से किसकी समझ थी? पुरातत्व। और हम कैसे थे? जब हड़प्पा से ईंट निकलती थी ना, तो हमें कोई चिंता नहीं, हम जाते गांव के गांव, चलो भाई ईंट निकालनी है तो चलो वहां चलते हैं। खोदा वहां मिट्टी और ईंट के ढेर, ये सोचते ही नहीं थे कि ये कहां से आई, कौन रख गया ये ईंट। कभी सोने की चूड़ी निकलती, कभी हल निकलता, फावड़ा निकलता, हमें कोई चिंता नहीं। जिसने भी दबाया ठीक किया, हमने अपना यूज कर डाला। इन्होंने देखो निकाल के किताबें, सोने के गहने जितने मिले कहाँ पहुंचा दिए? अपने देश। रिसर्च करो कैसे लोग थे, क्या करते थे। हमारे पास तो आधा तो क्या, ये लगा लो 100th भी सामान नहीं है हमारे पास, सारा सामान विदेशों में पड़ा है। ये देखो, सबसे पहले अग्रों के 10 सिक्के मिले, जिनमें से 9 सिक्के रोजर्स को हिसार से मिले। एक अन्य सिक्का जिसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है, ये भी कहीं बरवाला हिसार के आसपास से ही मिला। रोजर्स को प्राप्त 9 सिक्के ब्रिटिश संग्रहालय में रखे हुए हैं और बाद वाला सिक्का भारतीय संग्रहालय में। नेशनल म्यूजियम है तुम्हारे इंडिया में, दिल्ली में, कभी जाओ तो उसको देख सकते हो। आई कार्ड हो स्टूडेंट का तो फ्री एंट्री, वरना 10-15 रुपए लगते हैं, ज्यादा महंगा नहीं है। पूरी हिस्ट्री समझ में आती है। आज भी वहां एक बहुत भारी भरकम शरीर कोई इंसान रहा होगा, हड़प्पा काल का, बिल्कुल एंट्री से थोड़ा घुसते ही इतने बड़े से शीशे के इसमें लिटा रखा है पूरा, और उसको देख के लगता है इतना बड़ा आदमी कितना बड़ा था। 10 फुट का आदमी है वो, कम से कम 10 फुट का कंकाल पड़ा है और किसी इंसान का ही होगा। फिर उसमें सारी जानकारी लिखी है कि कहाँ से, हरियाणा की किसी राखी गढ़ी के साइड से शायद वो मिला था। उनके बर्तन, इनके कपड़े, सब कुछ रखा हुआ है। तो ऐसे ही इन्होंने अपना संग्रहालय बना लिया, भारतीय संग्रहालय। आगे पढ़ो। 1938-39 में HL श्रीवास्तव को अग्रों के 51 सिक्के फिर अग्रोहा से मिले। हाल ही में अग्रों के बहुत सारे सिक्के फिर यहीं से मिले। इससे स्पष्ट होता है कि अति प्राचीन काल में अग्र नामक लोग, ये टिक करना, हिसार क्षेत्र में रह रहे थे। अग्रोहा इनका मुख्य केंद्र था। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अग्रों का उल्लेख किया। तो अग्रों का उल्लेख 2 जगह हुआ, एक पाणिनि की अष्टाध्यायी और एक पतंजलि की महाभाष्य में। तुम्हारा जनपद कौन सा था? कहाँ से पता चला तुम्हें? एक अंगुत्तर निकाय और एक दिव्यावदान। किसकी किताबें हैं ये? बौद्ध की। ये टिक कर लो। अब पूछ लेंगे अग्र, तो 2 किताबों से पता चला हमें। पाणिनि अष्टाध्यायी, इसका उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में अग्रगण यहाँ विद्यमान था। बौद्धायन के श्रोत सूत्र और पतंजलि के महाभाष्य में भी अग्रजनों का उल्लेख, अंडरलाइन कर लो ये, बौद्धायन के यानी बौद्ध धर्म के श्रोत सूत्र, बौद्ध धर्म की किताब श्रोत सूत्र और पतंजलि का महाभाष्य, इन सब में तुम्हारे अग्र की जानकारी है। सिकंदर के इतिहासकार अग्रजनों को अगस्त्यलोई लिखा है ना, ये अगस्त्यलोई है, अगस्त्यलोई कहते थे। तो अगस्त्यलोई, सिकंदर ने हमारा नाम किन लोगों को दिया? अग्र। अग्र को अपनी किताब में उसने क्या लिखा? अगस्त्यलोई। सिक्कों में अग्रों के लिए अग्रेय और अग्र आदि शब्द मिलते हैं।
कई स्थानों पर अग्रों के लिए अग्रत्य और अगाध शब्द भी यूज हुए हैं। इसका अर्थ है अग्र प्रदेश में रहने वाले। परंपरा के अनुसार अग्रवाल जन अग्र के आदि पुरुष महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर बसाया था। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। तो महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर बसाया। अग्रवाल जाति जो वैश्य हैं, व्यापारी हैं, वो अपना उद्गम स्थल हरियाणा के अग्रोहा से मानते हैं, जिसका जिक्र 3 किताबों में आया। एक पतंजलि की है, एक पाणिनि की है और एक बौद्ध की है। बौद्ध वाली श्रौत सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि की महाभाष्य। पतंजलि शुंग काल का है, जो ब्राह्मणों का चरमोत्कर्ष का, और पाणिनि मगध, जब महाजनपद था धनानंद के पिताजी के टाइम का। नेक्स्ट टिक करना। कालांतर में अग्रों का विलय किसमें हो गया? योद्धे। फिर तो सारे योद्धे बन गए। कौन कौन? कुनिंद, अग्र और अर्जुनायन। डॉक्टर अल्लेकर, ये अल्तेकर है, के अनुसार योद्धेय, अंडरलाइन कर लो, योद्धेय, अर्जुनायन और अग्रों ने मिलकर एक बार कुषाणों को हराया था, परंतु अंतिम विजय कुषाणों की हुई थी। कौन से कुषाण को हराया इन्होंने? विमकड़पिसेस को। और किससे हारे थे? कनिष्क से। इसलिए कनिष्क के सिक्के हरियाणा में मिले, लेकिन कनिष्क के बाद हुविष्क ताकतवर था, तब भी दिक्कत रही। बाद में वासुदेव को फिर इन सब ने, अग्र ने, अग्रोहा वाले ने, कुनिंद ने, अर्जुनायन ने और योद्धेय ने हरा दिया था। कुनिंद पर आ जाओ। कुनिंद किस तरफ था? अंबाला की बेल्ट में। अंडरलाइन कर लो, अंबाला क्षेत्र में फैला हुआ था। कुछ मुद्राओं से पता चलता है कि कुनिंदों ने योद्धेयों के साथ मिलकर, अंडरलाइन कर लो, कुनिंदों ने योद्धेयों के साथ मिलकर कुषाणों को भारत से बाहर धकेल दिया था। कुनिंद कालीन सिक्के करनाल में और बूढ़िया ग्राम, जो कहाँ है? जगाधरी यमुना नगर से मिले। इनकी बेल्ट बस ऊपर तक थी। योद्धेय जो पूरे हरियाणा में थे ने, और अग्र गणराज्यों की तरह कुनिंद में भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आगे पढ़ लो बस। कुनिंद गणराज्य से हरियाणा प्रदेश का संबंध है। इसका एक छोटा सा क्षेत्र था, अंबाला जिले का ऊपरी भाग। टिक कर लेना। कुनिंद ज्यादा नहीं फैले, अंबाला की बेल्ट में, यमुना नगर की बेल्ट में। कुषाणों की दासता के विरुद्ध, अंडरलाइन कर लो, कुनिंद गणराज्यों ने योद्धेयों के साथ मिलकर संघर्ष किया। हम बेशक अलग अलग थे, कुनिंद, अर्जुनायन, अग्र, और फिर बाद में ये सारे योद्धे, लेकिन हम सब जब दुश्मन आया तो एक बन गए। किसके खिलाफ? कुषाणों के खिलाफ। तो ये टिक कर लो। कुषाणों की दासता के विरुद्ध कुनिंद गणराज्य ने योद्धेयों के साथ मिलकर संघर्ष किया। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ये काम का है। योद्धेय गण के सिक्कों पर द्वि शब्द अंकित है, वो कुनिंद और योद्धेय गणों के संबंध को दर्शाता है। इसको एक बार बोर्ड पे समझो। योद्धेय सबसे ज्यादा ताकतवर रहे होंगे। क्या राजधानी थी? हाँ, प्रकृतनाथ, औरंगाबाद। छोटे से इलाके में कौन थे? अग्र। छोटे से इलाके में कुनिंद, और छोटे से में इन सब ने किसका साथ दिया? अच्छा, जब कौन आए यहाँ अटैक करने? कुषाण। कुषाणों में एक से तो खैर हम पीछे हट गए, कनिष्क से, पर उसके पिताजी, उसके वंशज को हमने भगाया। अब ध्यान से सुनो। योद्धेय सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जो बड़े एरिया के मालिक हैं। इन्होंने अपने सिक्कों पर एक जगह लिखवाया द्वि, एक जगह लिखवाया द्विन और एक जगह लिखवाया त्रि। इनका कुछ मतलब था। द्वि का मतलब योद्धे प्लस एक और, जिनका नाम तुम पढ़ रहे हो, इन्होंने मिलके कुषाणों के खिलाफ काम किया। द्विन का मतलब जो एक योद्धे और एक जो उससे अलग था, उसने मिलके काम किया। और त्रि का मतलब इन सब ने मिलके काम किया। किसको भगाने के लिए? कुषाणों को। फटाफट से पढ़ेंगे। कुनिंद में देखो द्वि आ गया। इसका मतलब, द्वि का मतलब क्या क्या हुआ? योद्धे प्लस कुनिंद। लिख लो यहाँ, योद्धे प्लस कुनिंद, फिर याद रह जाएगा। योद्धेय प्लस कुनिंद, ये है द्वि। सिक्के किसके हैं ये? योद्धेयों के। जिनके सांचे कहाँ मिले? खोखरा कोट में। जिनकी टकसाल कहाँ मिली? प्रकृतनाथ में। जिनके सबसे पहले सिक्के कोटले ने यूपी में, हरियाणा में कनिंघम ने, दो बड़े ढेर सोनीपत में। तो उन्होंने अपने सिक्के पे द्वि लिखवाया, जिसका मतलब क्या क्या? कुनिंद और वो खुद। नेक्स्ट पे आ जाओ। अर्जुनायन, कहाँ था अर्जुनायन? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की बेल्ट में। पढ़ो। अर्जुनायन गणराज्य का विस्तार राजस्थान के कुछ भाग और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में था। जल्दी से टिक कर लो। मुद्राओं पर द्वि, द्वि के पास द्विन लिख लो, न और जोड़ लो। ये टाइपिस्ट ने दोनों को एक बना, द्विन है ये, द्विन। शब्द योद्धेयों और अर्जुनायन, अंडरलाइन करना। दो हैं ये, योद्धेय प्लस अर्जुनायन। अगर द्वि है तो योद्धेय प्लस, और द्विन है तो योद्धेय प्लस अर्जुनायन। अर्जुनायन के पीछे न आता है ना, न, तो उससे द्विन याद कर लेना।
आगे फटाफट से टिक करो। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख है। इन दो किताबों में, एक तो अष्टाध्यायी और एक महाभाष्य, और बौद्धों की श्रौत सूत्र में भी किसका जिक्र आया? अग्र का, और बाकी इनका भी। फटाफट से टिक करेंगे। 200 ईसा पूर्व के आसपास अर्जुनायन गण अस्तित्व में आया। जब देश में क्या अस्तित्व में आया था? शुंग। उस टाइम की, दूसरी ईसा पूर्व की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि इस गण का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। तो किसका उल्लेख? देखो जैसे याद करें, अग्र का तो महाभारत में भी था, पुराण में योद्धेयों का, इनका नहीं था। ये सबसे नए हैं। कौन से वाले? अर्जुनायन। ये टिक कर लो। प्राचीन ग्रंथों में नहीं, डबल टिक कर लो। योद्धेयों का है, अग्र का है, अर्जुनायन का ज्यादा प्राचीन में नहीं है। इसका मतलब ये लेट आए हैं। किसके मुकाबले? अग्र के, योद्धेय के और कुणिंद के, ये लेट आए। अर्जुनायन गण राजस्थान में अवस्थित था, अंडरलाइन करना। ये राजस्थान की बेल्ट महेंद्रगढ़ तक, दक्षिणी हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र, महेंद्रगढ़ का कुछ भाग ही इसके अधीन था। कुषाणों के विरुद्ध लड़ते हुए अर्जुनायन गण भी योद्धेय और कुणिंदों के साथ मिल गया, और अल्तेकर ने इनके सिक्कों पर त्रिशब्द कौन कौन हुए? योद्धेय, कुणिंद और अर्जुनायन। मौर्योत्तर काल में फटाफट से टिक करना। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, ये किसका वंशज है? अशोक का। इसकी हत्या कर शुंग, जो कि टिपिकल ब्राह्मण था, 185 ईसा पूर्व, तो कह देते हैं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ने की। शुंग कालीन मूर्तियां जो मिली, टिपिकल वो ब्राह्मणों वाली, ये सुध जगाधरी यमुनानगर से मिली। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, इंडो ग्रीक जो भारतीय और यूनानी शासक थे, इनके सिक्के खोखरा कोट रोहतक से मिले और औरंगाबाद भिवानी से मिले। भारत के सबसे प्राचीन सिक्कों को पंच मार्क, ये पता है ना तुम्हें? सिक्कों पे, हाँ, उस टाइम कोई ऐसी वो नहीं थी बढ़िया मशीन या मिंट, तो बस ऐसे कोई ऐसे हल्की सी ना मोहर टाइप, तो उन्हें कहते हैं पंच मार्क। बहुत बढ़िया नहीं होते थे वो, पंच मार्क्ड सिक्के कहा गया। ये सुध से मिले, अग्रोहा से मिले और औरंगाबाद से मिले। ये 5वीं शताब्दी के हैं। इन तीनों में से जो तुमने पढ़े, सबसे नया कौन सा रहा होगा? अर्जुनायन। अगला टिक करना। कनिष्क के सोने के सिक्के मीताथल से मिले। कुषाण था ना कनिष्क, इसका राज हरियाणा पर भी था, तो कहां से सोने के सिक्के मिले? मीताथल, भिवानी। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, इसके पिताजी को तो हमने भगा दिया, इसके वंशजों को भी भगा दिया, लेकिन ये ताकतवर था। इसके सिक्के मीताथल से। कुषाणों की मूर्तियां रोहतक से मिली इनके टाइम की, और कुषाण शैली का द्वार स्तंभ मतलब एंट्री गेट भी कहां से मिला? रोहतक। तो इससे हम ये क्या समझे कि ये रोहतक, भिवानी, यानी इस बेल्ट में जहां पे कभी कौन ताकतवर थे? योद्धेय। वहां किसका राज चल रहा है? कुषाणों का। नेक्स्ट भी टिक कर लो। पंचमार्क सिक्कों में ज्यादातर चांदी के सिक्के और थोड़े बहुत सोने के सिक्के। तो पूछेंगे हरियाणा में कुषाणों के सोने के सिक्के कहाँ मिले? मीताथल, भिवानी से। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।